दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ कच्चा चिट्ठा के शेष भाग को लेकर के। इसमें हमने कच्चा चिट्ठा पाठ जो पहले 2-3 वीडियो में हमने उसका अध्ययन किया, उसका अर्थ बताया, भावानुवाद बताया, व्याख्या की, उसको विश्लेषित किया, और अब एक अंश उसका और बचा हुआ है, उसको इस वीडियो में सम्मिलित कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेखक हिंदी साहित्य के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साथ ही कांस्य और जलपात्र की मूर्तियाँ और पाषाण की मूर्तियाँ एकत्रित करने के लिए मैसूर चल देते हैं, और कई तरह के प्रलोभन होते हैं, कई तरह के सिक्के, कई तरह की मूर्तियाँ वहाँ से वो लेते हैं। उस समय की बात चल रही है। अपराह्न यानी कि दोपहर में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का कोई समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 ठनठनाते रुपए लेकर उसे दिखाए। उसने रुपए लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेज़ पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपये प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपये से कम की नहीं मिलेंगी। यानी कि चलते चलते भी कुछ चीज़ें हाथ लग गई लेखक को। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात न थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का न मिलना अभी तक कसक रहा था, यानी कि लेखक को तालपत्र की पुस्तक न मिली थी। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न भी नहीं मिलेगा। अर्थात जहाँ बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मूर्तियाँ हो, पाषाण हो, तालपत्र हो, और वहाँ पर मुझे एक मूर्ति भी न मिले, एक पत्र भी न मिले, तो बड़ा ही अटपटा सा लगता है। जब प्रतिदिन वहाँ की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है, खूब लोग एकत्रित करते हैं, खूब मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। रामेश्वरम पहुँचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पंडों के देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। अर्थात मैं उनसे एक तरह से अलग होने की कोशिश की लेखक ने। मैंने झट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तकें भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। लेखक ने एक युक्ति सोची और उसके आधार पर तालपत्र कैसे मिल सकें और पंडों से भी कैसे बचा जा सकते, ये एक निर्णय उनके दिमाग में युक्ति सोच करके लिया। और उसके बाद क्या हुआ, इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सके, एक लड़कोंधा पंडा दौड़ कर गया और उसने एक छोटा गट्टर तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे आज से पंडा हुए, और सबकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षिणा दी, क्योंकि उसने तालपत्र दिए थे। मेरी दक्षिणा से उनका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा ने पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। अर्थात काफ़ी कुछ दे दिया उन्होंने। दक्षिण के ओर दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए। तालपत्र की फांस मन से निकल गई, वो मिल गई आखिर। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरते उठाते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरें इत्यादि, यानी कि बहुत सारी सामग्री संग्रह में एकत्रित लेखक ने की मैसूर के टूर से। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि म्यूनसिपलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही थी।
पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना। चीज़ों का विस्तार, संग्रहालय के पृथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया, परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। यह म्याऊं का ठोर था। सहसा एक बात सूझ गई, इस हथकंडे की दाद चाहूँगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट में एक धारा है कि एग्जेक्टिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना यानी कि तवाना लेकर समझौता कर ले। दूसरे नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्यूनिसिपैलिटी की नियमित शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों से 20,000 रुपये साल आया होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ले ली कि इस आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्रित हो गए। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः प्रयुते घटे सहेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य। अर्थात थोड़ा थोड़ा जल भी एकत्रित हो तो बहुत हो जाता है वो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप एक घड़े में जैसे जल की तरह जल एकत्रित हो जाता है, धीरे धीरे करके बूंद बूंद से जला घड़ा भरता है। इस तरह से विद्या, धर्म और धन का भी संचय हम कर सकते हैं। डॉक्टर पन्नालाल आईसीएस, जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया। अब केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की देर रह गई। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास करवाऊंगा। उनकी मेरी आप सदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके की ताक में था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूजियम की इमारत न बनेगी। पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा अहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास न करेंगे मैं उसे अपनी ज़िंदगी में बनने न दूंगा। अर्थात ये उनका फैसला है, ये उनका एक निश्चय है। ऐसा उन्होंने सोचा था। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में न बनने दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या सिवाय शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है? जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो शिला रख दूंगा। अब ज़्यादा देर मत करो। बात खत्म हो गई। अर्थात लेखक ने व्यंग्य में कहा कि शिलान्यास वगैरह तो सामान्य बात है, आपको दुनिया भर के काम है तो वो महत्वपूर्ण है। तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री चीज़ों को समझ गए और उन्होंने कहा, अगली बार आएंगे तो ये कार्य हो जाएगा। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते वा प्रार्थ्यता न वा श्रिया दुराप है कथ मिप्सितो भवेत। भवभूति का लिखा हुआ है ये कि लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है। अर्थात जो कहना था वो कह दिया, जो होना था वो हो जाएगा, ऐसा आश्वासन उनको मिल गया। अब और क्या चाहिए उनको। 2 ही 3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि न भूतों न भविष्यति, परंतु लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन न करूँगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि के बाहर है। यानी कि कुछ राजनीतिक कारण वगैरह रहे होंगे जिसकी वजह से लेखक कह रहा है कि उनका वर्णन यहाँ उचित नहीं है। पंडित जवाहरलाल जी ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मोता को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवाया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता के जिस हर्जाने के रुपए से इस भवन का निर्माण हुआ उसे मैंने पाई पाई ब्याज सहित संग्रहित चीज़ें 15 लाख से कम की नहीं हैं, उन्हें प्रजानाम एवं भूतर्थम लौटा दिया। एक बात और, अर्थात प्रजा के हित के लिए सभी कुछ उसके लिए लौटा दिया। इसके पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है, और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। यहाँ छला है तात्पर्य है जैसे कम मूल्य में चीज़ें ले ली हो, ऐसे ही उठा लाए हों, लेकिन उनका स्वार्थ किसी तरह के प्रलोभन का नहीं है, बल्कि स्वार्थ ये है कि वो चीज़ें एक जगह एकत्रित हों जहाँ पर सामान्य जन या सभी लोग एक साथ अच्छे से देख सकें और संग्रहित रहें। ये उनका लोभ है। अपने पापों का यदि आप उन्हें पाप समझें, मैं नहीं समझता, अर्थात ये कोई गलत काम नहीं है। प्रायश्चित तो मैंने लिख कर लिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतघ्नता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है।
यह संग्रहालय 4 महानुभावों के सहाय्य और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाईनेस श्री महेंद्र सिंह जू देव, नागोद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह, जिनके भरूत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है, और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक अपना जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है इस संग्रह को स्थापित करने में, संग्रहित करने में। कि शामिल मैं पीर में शरीर मैंने राखी भेद, हिम्मत कपाट को उधारे जो उधरी जाए, ऐसी ठान ठानई तो बिनाहू जंत्र मंत्र किए, सांप के जहर को उतारे तो उतरी जाए। ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानो आज, हिम्मत किए तो कहो कहा न सुधरी जाए। चारी जने चारी हो दिशा ते चारों कौन गही, मेरू को हिलाए के उखारे तो उखरी जाए। यानी कि जब कोशिश करे तो व्यक्ति कुछ भी असंभव नहीं है, साध्य हो सकता है। वह हिमालय को, पर्वत को उखाड़ना चाहे तो वह भी उखाड़ सकता है। हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो सकता है। सांप का जहर भी उतर सकता है, यदि ठान ले तो बड़े बड़े कपाट भी खुल सकते हैं, पीड़ाएं भी समाप्त हो सकती है। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण जी के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया। उसके संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया, और फिर मैंने संन्यास ले लिया। यानी कि उस संग्रहालय को एक तरह से वो अपने पुत्र के निमित्त मानता है लेखक, और कितनी बड़ी बात है, कितने महत्वपूर्ण अंश है, कितनी विशिष्ट बात उन्होंने कही है कि मैंने उसको जन्म दिया, साथ ही उसका लालन पालन किया, और उस संग्रहालय को संवर्धित करके एक विशाल भवन में स्थापित करके उसके आगे के देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया व्यक्ति, और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये था कच्चा चिट्ठा पाठ, लेखक के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर पाठ। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।